अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना, और किस तरह से आप इसका सिलेबस कवर करेंगे। और ये मैं बता रही हूँ कि आपने जो अभी से शुरू कर देना है। सपोज़ अगर इस टाइम की मैं बात करूँ तो अगर किसी के एग्ज़ाम्स होने हैं तो उनमें अभी कम से कम 2 महीने हैं, तो 2 महीने पहले आपने कौन सी चीज़ें जिन पे लाजमी फोकस करना है, एंड देन मैं वो अलग से वीडियो बताऊँगी कि एग्ज़ाम से पहले आखिरी 3 दिन में आपने किस तरह से कवर करना होता है, और आपने क्या चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी रिवाइज करना है, और क्या चीज़ें हैं जो कि आपने पहले की पढ़ी हुई है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वो टॉपिक्स बताऊंगी कि जो आपने लाजमी कवर करने हैं और वो जो आप पढ़ चाहें तो पढ़ लें लेकिन गुजारा हो सकता है। पहली बात, दिस इज़ मिनी कैटजंग। ठीक है, फार्माकोलॉजी दो चीज़ों से पढ़ी जा सकती है, बिग कैटजंग से भी, मिनी कैटजंग से भी। बिग कैटजंग अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इतना कुछ। ठीक है, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो गो फॉर मिनी कैटजंग। मिनी कैटजंग के अलावा हमारे पास फार्माकोलॉजी में लिपिन कॉट की भी ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरा कैटजंग के साथ ज़्यादा अच्छा गया था। इसमें कोई शक नहीं, आपका सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, लेकिन आपने समझ के फार्मा पढ़नी होती है। फिर उसके बाद आपने उसको याद भी करना होता है। फार्मा एक सेकंड में कभी भी याद नहीं होती, ये बात याद रखना। फार्मा को याद करने के लिए कोई आसान ऐसा तरीका नहीं कि हलवा समझ के घोल के पी लो। समझना ज़रूरी है। आप समझ लेंगे तो आप वो समझ लेंगे कि आपको वो घोल के वाकई पी ली जाएगी, बिकॉज आपको इतनी आसान लगेगी उसके बाद कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, एक दफ़ा समझ आ जाए तो चले। समझ किस तरह आएगी ये हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम ये बात करेंगे कि इसमें से पढ़ना क्या है। ठीक है, दिस इज मिनी कैटजंग, आई एम अगेन टेलिंग यू, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो फॉलोड दिस, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती, इट वेंट वेरी मच वेल। कुछ टॉपिक्स हैं जो बिग कैटजंग से करने हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगी अलग से कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बिग से कवर करने हैं। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है बेसिक प्रिंसिपल्स का। अभी बेसिक प्रिंसिपल्स का जो यूनिट है, इसमें सारा उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इसमें से रिमेंबर, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये तो आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप फार्मा में मिनी कैटजंग में से तो कुछ भी मत छोड़ें। ठीक है, अगर आप सब कुछ करेंगे ना तो बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन चलें हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो की जा सकती हैं और कौन सी छोड़ी जा सकती हैं। तो पहले जो 3 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इनको आप पूरा ही करेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ डिफरेंस। हमारे पास ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा वाला है जी, इंट्रोडक्शन में ये इन्होंने जो टॉपिक दिया ना, ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ भी नहीं आता कभी भी आज तक, और ना आया है, तो इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना आपने। बस इससे पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक करना है। ठीक है, इसके बाद भी ये 2-3 सफ़े, इनमें से कभी भी कुछ भी नहीं आया। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स वो आपने पूरे करने हैं। फिर आता है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोजेनोमिक्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने बहुत एंड में पढ़ना शुरू किया है, तो आप ड्रग मेटाबॉलिज्म को भी छोड़ दें। सिर्फ इसमें से आप क्या कर लें, मैं आपको बताती हूँ। इस चैप्टर में से, ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले में से ना, आप सिर्फ और सिर्फ वो एंजाइम्स के नाम कर लें। ये CYP3A4 वगैरह हैं। ओके, ये मैं आ गई हूँ ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें कि ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ेज़ 1 ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस कौन से, और इसमें बताया हुआ है फ़ेज़ 2। तो आप सिर्फ इन रिएक्शंस के नाम याद कर लें, सबके भी नहीं, जो मेन हेडिंग में लिखे हुए ना कि इसमें जो टाइप 1 फेज़ रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन आती है, P450 डिपेंडेंट, P450 इंडिपेंडेंट, रिडक्शन आता है, हाइड्रोलिसिस आता है। बस ये 4 नाम याद कर लें। और जो फेज़ 2 में आते हैं, यहाँ पर ये 4-5 नाम लिखे हुए हैं, स्टाइलेशन है, ग्लूक्रोनिडेशन है, और फलाना फलाना, बस ये नाम, एक ये और एक ये। ठीक है, ये नाम कर लें, कम से कम इतना ज़रूर कर लें इस चैप्टर में से, बाकी बेशक फिर आप छोड़ दें। और जो आपका आखिरी चैप्टर है फार्माकोजेनोमिक्स वाला, इसमें से फिर आपने इतना करना है कि फार्माकोजेनोमिक्स की डेफिनेशन, इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन, ठीक है, ये 2 डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी। और उसके बाद आप जो है ना, ये CYP3A4 और 5 इसको देख लें एक दफ़ा। लेकिन अगर फिर भी नहीं टाइम तो ये भी छूट सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ फार्माकोजेनोमिक्स और इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन कर लेंगे तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहला यूनिट आपका इस तरह कवर हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर में से भी आखिर से छोड़ देना है, डायनेमिक्स और काइनेटिक्स पूरे कर लेने, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोजेनोमिक्स चाहे तो पूरा भी छूट सकता है, करेंगे तो पूरा भी कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं बिल्कुल टाइम तो पूरे भी छूट जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जेनोमिक्स में से उसकी डेफिनेशन और इडियोसिंक्रेसी की डेफिनेशन करनी है।
ANS जो है ना उसमें आपने एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना। नॉर्मली ये कहा जाता है कि ANS को बिग कैटजंग से किया जाए बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें से इतने क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिग कैटजंग से नहीं कर सकते, मिनी से कम पूरा करें। इसमें से मैं कह रही हूँ एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना, एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूरा करना है। और कोई इतना बड़ा नहीं है, मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई है। कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की एक वीडियो मेरे चैनल पे रहती है सेल्फलेस मेडिकोज पे, बाकी सब अपलोडेड है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फार्माकोलॉजी ANS के नाम से प्लेलिस्ट है। फिर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आती हैं। अब जो CVS है ना बेसिकली ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से अभी ये भी आपको छोटा सा यूनिट है, सारा ही करना चाहिए क्योंकि टोटल इसके 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये ड्रग्स यूज इन हाइपरटेंशन, ड्रग्स ऑफ एंजाइना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हाइपरटेंशन हद से ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, ठीक है। इसको और इसको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये जो हार्ट फेलियर है और एंटी एरिथमिक है, इसमें से फिर हार्ट फेलियर भी इंपॉर्टेंट है। एंटी एरिथमिक्स में से आप ये कर सकते हैं इतना कि अगर आपको डिटेल में नहीं समझ आ रहे तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम याद कर लें। एंटी एरिथमिक की 4 क्लासेस है ना मेन, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और बीटा ब्लॉकर्स हैं और एक और है कोई। तो उन 4 क्लासेस में से आप सिर्फ उन ड्रग्स की एग्जांपल्स याद कर लें उनमें, अगर आपको मैकेनिज्म बहुत नहीं समझ आ रहा। और इसमें एक टेबल गिवन है ये एंटी एरिथमिक में, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और वो सब कुछ कंपेयर किया हुआ है। उस टेबल की मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इसी चैनल पे स्टूडेंट्स क्वेस्ट पे, उसको आसान करके, ताकि आपको वो समझ आ जाए। और फिर आपको वो टेबल करना भी है क्योंकि वो SEQ में आया हुआ है, ठीक है। तो एंटी एरिथमिक में से आप हाली इतना काम भी कर लें तो काफ़ी है, बाकी बेशक छोड़ दें, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी होगा, लेकिन स्टिल यू कैन लीव दैट। अच्छा, डायरेटिक्स पूरा करना है। डायरेटिक्स में से कोई आप चांस नहीं लेंगे कि इसको आप छोड़ें। देन वी कम टू ड्रग्स ऑन स्मूथ मसल्स। ओके गाइस, ये स्मूथ मसल वाले यूनिट में से ये वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप एंड में नहीं भी पढ़ रहे तो भी आप ये चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ देंगे, तो इनमें से कोई ख़ास क्वेश्चन, कोई MCQ कभी भी नहीं आता, ये बिल्कुल छोड़े जा सकते हैं, ठीक है। इसमें से फिर ये हिस्टामीन वाला और जो 20th चैप्टर है 16 और 20, ये ज़रूर करने हैं, और ख़ास तौर पे 20, क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिर्फ एक चैप्टर है जो पूरी बुक में है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसका मतलब ये है कि इस एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला करना है। और दूसरा जो चैप्टर यहाँ से करना है वो हिस्टामीन वाला है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला। इनको आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और इनको करना ही है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस भी आते होते हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स आपने करने हैं और ये दोनों आपने छोड़ने हैं। फिर आता है CNS को आप, मैं जो करती होती थी, मैं CNS को एंड में करती थी, क्योंकि CNS पूरे में से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है और इसके चैप्टर्स इतने ज़्यादा है कि करते करते बंदे की बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। फिर भी इसमें से कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपने करने हैं, ठीक है। करना CNS को एंड में, और करना क्या क्या, सेडेटिव हिप्नोटिक्स लाजमी करने हैं। उसके बाद यू विल गो फॉर एंटी सीजर ड्रग्स, लाजमी करने हैं, बिल्कुल लाजमी करने हैं। पार्किंसनिज्म वाले ड्रग्स आ जाते हैं, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते, इनको लाजमी करना है। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी पे हैं, एल्कोहल्स आ जाते हैं, जनरल और लोकल एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड प्रायोरिटी पे इनको भी कर लेना। ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, वो इसमें से इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं। ओपियोइड्स एंड ड्रग्स ऑफ एब्यूज़, इनको आप चाहे तो बिल्कुल भी ओमिट कर सकते हैं, इनको आप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन इन 4 चैप्टर्स में, सेडेटिव्स में, एंटी सीजर्स, पार्किंसनिज्म, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनमें आपने कोई चांस, कोई रिस्क नहीं लेना। समझ में आ गई। फिर है जी गाउट और ब्लड और इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर्स। इसमें से आपने ये जो NSAID वाला चैप्टर है ना, ये वाला आखिरी वाला, ठीक है, इसको आपने रट लेना है, सवाल इसी में से आते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप बाकी तीनों छोड़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो ये दोनों आखिरी वाली बेशक रीड दे लें, ये वाले जो 2 हैं, लेकिन आखिरी जो चैप्टर है NSAID वाला, इसको बहुत अच्छे से सवाल इसी में से आएगा। एंडोक्राइन आपको पूरी करनी पड़ेगी, एंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडो में से सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बोन वाला चैप्टर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बेशक पूरा छोड़ दें, टाइम नहीं है तो इसमें से सिर्फ आप वो बिसफॉस्फोनेट्स वाला एक टॉपिक है वो कर लें, बाकी सब छोड़ दें, लेकिन बाकी आपने पूरा करना है। कीमोथेरेपी यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी ये 43, 44, 45, 46, 47 हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ तक हैं। उसके बाद एंटी फंगल, एंटी वायरल थोड़े इस बाकियों से कम है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पढ़ना ज़रूर है। जो आप छोड़ सकते हैं ये मिसलेनियस बेशक छोड़ दें आप,
यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बेशक छोड़ दें, एंटी प्रोटोजोल हेलमिंथिक और कीमोथेरेपी को रीड दे दें, इम्यूनोफार्माकोलॉजी छोड़ दें, ठीक है, छोड़ दें। जिनको मैं रीड कह रही हूँ उन्हें सिर्फ रीड देनी है, बाकियों को अच्छा वाला करना है और इसमें से कुछ भी नहीं करना। सो आपकी फार्मा पूरी हो जाती है। एंड में से आपने ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वाला जो चैप्टर है ना, इसको आपने रट लेना है, ये वाला जीआईटी वाला चैप्टर, इसको आपने रट लेना है, इतना ज़्यादा रट लेना है क्योंकि एक सवाल जिस तरह रेस्पिरेटरी में से आएगा, एक सवाल जीआईटी में से आएगा और वो इसी चैप्टर में से आएगा, तो आपने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से रट लेना है। यहाँ पर बात मेरी खत्म होती है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हुआ, ये कैन आस्क मी। थैंक यू।